दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है? नहीं जानते। एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 तक के वैश्विक और क्षेत्रीय डाटा के मुताबिक प्रदूषण की वजह से विश्व में होने वाली असामयिक मौतों में भारत की हिस्सेदारी 28% रही है। 2017 में दुनिया में 83 लाख असामयिक मौतें हुईं, जिनमें से 49 लाख प्रदूषण के कारण हुईं। इनमें से करीब 25% मौतें भारत में हुई हैं। वायु प्रदूषण दुनिया में 5वां मौत का सबसे बड़ा कारण बन गया है। ये हालत है प्रदूषण की वजह से। लासेंट मेडिकल जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबोहवा इतनी प्रदूषित है कि सबसे अधिक मौतों का कारण प्रदूषण बन रहा है। 2015 में भारत में करीब 25 लाख लोगों की मौत की वजह प्रदूषण जनित बीमारियां बनी थी। विश्व के अन्य देशों में इतनी मौतें प्रदूषण के कारण नहीं होती हैं। भारत के बाद चीन का स्थान है जहां प्रदूषण के कारण इतनी मौतें होती हैं। 2015 में चीन में 15 लाख लोग प्रदूषण के कारण मरे। प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियां दिल, हृदयघात, मधुमेह, रक्तचाप, अस्थमा, दमा और फेफड़ा के कैंसर हैं। 46 खरब डॉलर का नुकसान होता है इन बीमारियों की वजह से, जो प्रदूषण के कारण होती हैं। इनकी देखरेख और इनके इलाज पर खर्च बैठता है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था का 6.2% है। अमेरिकी संस्था हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक वायु प्रदूषण के चलते 2015 में दुनिया में 42 लाख लोग अकाल मौत मरे हैं। इनमें से 11 लाख मौत भारत में हुई और इतने ही चीन में मौतें हुई हैं। करीब 92% आबादी, दुनिया की 92% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। वायु प्रदूषण के कारण दुनिया में जो मौत हो रही है उसका 5वां कारण है वायु प्रदूषण। इसी तरह IIT कानपुर के एक अध्ययन के मुताबिक 30% प्रदूषण देश भर में डीजल से चलने वाले वाहनों से होता है। इसके बाद 26% प्रदूषण कोयले के कारण होता है। दिवाली पर चलने वाले पटाखों से 5% प्रदूषण होता है। ग्रीन पीस एक NGO है जो पर्यावरण पर काम करता है। इसके अनुसार 12 लाख भारतीय हर साल वायु प्रदूषण से मर जाते हैं। 12 लाख भारतीय। भारत में उपलब्ध जल का 80% हिस्सा प्रदूषित है। और जल प्रदूषण का बड़ा कारण है शहरीकरण और औद्योगिकरण। संयुक्त राष्ट्र की 31 अक्टूबर 2016 में जारी एक शोध रिपोर्ट के अनुसार लगभग 30 करोड़ बच्चे बाहरी वातावरण की इतनी ज़्यादा विषैली हवा के संपर्क में आते हैं कि उनके शारीरिक पर उसका गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है, शारीरिक विकास पर, और उनके विकसित हो रहे मस्तिष्क पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनमें तमाम तरह की विकलांगता हो जाती है। तो यह एक भयावह तस्वीर है प्रदूषण की। आजकल देश में प्रदूषण की बहुत
चर्चा है दिल्ली देश की राजधानी में प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर है। इसी परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसी सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने एक अध्यादेश के जरिए एक कानून लागू कर दिया है जिसके अनुसार प्रदूषण फैलाने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है और 1 करोड़ जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसा कानून केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है अध्यादेश के जरिए। और इसी सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने कहा कि विशेषज्ञों का कहना है कि राजधानी में प्रदूषण के पीछे महज पराली जलाना नहीं है, आपकी खूबसूरत कारें भी जिम्मेदार हैं। इसे बंद करना चाहिए, मगर आप ऐसा करेंगे नहीं। बाइक नहीं, साइकिल निकालने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा, हम आदेश पारित करने से पहले अध्यादेश पर गौर करना चाहेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा कि प्रदूषण के पीछे खूबसूरत कारें भी हैं और ज़माना आ गया है कि साइकिल निकाला जाए, साइकिल निकालने का वक्त आ गया है। ये बहुत ही गंभीर बात है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि कोरोना काल में जब सड़कों पर वाहन नहीं दौड़ रहे थे, सड़कें वाहन विहीन हो गई थी, वीरान हो गई थी, तो उस समय वातावरण काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया था और प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं था। हवा स्वच्छ और साफ़ सुथरी हो गई थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना प्रदूषण इन वाहनों की वजह से होता है। वैसे ITI कानपुर के एक अध्ययन के मुताबिक 30% प्रदूषण देश भर में चलने वाले डीजल के वाहनों से होता है और 26% कोयले के कारण होता है। दिवाली पर जलने वाले पटाखों से 5% होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो वाहन हैं वो काफ़ी प्रदूषण फैला रहे हैं। उसके बाद उद्योग कारखाने हैं और जिस कोयले से बिजली बनती है, जिस बिजली से AC और वातानुकूलित दफ्तर बनाए जाते हैं, घर में लोग रहते हैं, AC चलाते हैं, उस बिजली का उत्पादन कोयले से होता है और उस कोयले से 26% प्रदूषण फैलता है। उसके बाद जब AC वगैरह चलती है तो वो भी प्रदूषण को फैलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सुविधाएं आदमी अपने लिए जुटाया है या जुटाता जा रहा है या उन सुविधाओं का उपभोग बढ़ाता जा रहा है, उससे वो अपने लिए दूसरे रूप में बीमारियां भी पैदा करता जा रहा है। हालांकि उपभोग करने वाले बहुत सीमित लोग हैं, जो समाज के 25, 30, 40% ही होंगे, लेकिन उसके कारण जो प्रदूषण होता है और प्रदूषण के कारण जो बीमारियां फैलती हैं, उससे देश की पूरी आबादी प्रभावित होती है। तो इस तरह करता कोई और है, प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कोई और होता है, लेकिन भरता कोई और है, जिसकी उस प्रदूषण में कोई ना तो हिस्सेदारी होती है ना ही भागीदारी होती है, लेकिन वो बीमार पड़ता है और फिर उस चीज़ को भुगतता है। 2017 में दुनिया में 83 लाख असामयिक मौतें हुई, जिनमें से 49 लाख प्रदूषण के कारण हुई थी। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रदूषण कितने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। और जब मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि खूबसूरत कारें प्रदूषण के पीछे हैं, तो उसका आशय समझा जा सकता है कि ये खूबसूरती, कारों की खूबसूरती और इनका उपभोग मानव जाति को कितना महंगा पड़ रहा है।
और जब वह कहते हैं कि साइकिल निकालने का वक्त आ गया है, तब वो सही फरमा रहे होते हैं, क्योंकि साइकिल कोई प्रदूषण नहीं फैलाती, और यदि साइकिल का उपयोग अधिक से अधिक किया जाए तो पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है, हवा को साफ सुथरा रखा जा सकता है, और इस कारण साइकिल चलाने से स्वस्थ भी रहा जा सकता है। मतलब कि साइकिलिंग से जहाँ शरीर स्वस्थ रहेगा वहीं पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, और पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा तो उससे भी सेहत खराब नहीं होगी, और सेहत खराब होने की वजह से जो अर्थव्यवस्था पर भार पड़ता है वो भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार लोग का इलाज करना पड़ता है, दवा, अस्पताल और इन सब सुविधाओं पे काफ़ी भार पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, और जो असामयिक मौतें होती हैं उससे मानव संसाधन का नुकसान होता है। इस तरह यदि वाहनों का उपयोग, खूबसूरत कारों का उपयोग कम कर दिया जाए और साइकिल का इस्तेमाल अधिक से अधिक किया जाए तो उससे पर्यावरण प्रदूषित होने से तो बचेगा ही बचेगा, इंसान स्वस्थ भी रहेगा और अकाल मौतें भी इतनी नहीं होंगी, और इससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ ही लाभ होगा। तो इस संदर्भ में बहुत सही चीज़ फरमाया है, और इसका एक सबक कोरोना काल में उस समय देखने को मिला जब लॉकडाउन लागू किया गया था और सड़कों पर वाहन नहीं चल रहे थे। तब वातावरण एकदम स्वच्छ हो गया था, आसमान तक साफ हो गए थे, नदियों का जल साफ हो गया था, हवा साफ सुथरी हो गई थी, चिड़िया गुनगुनाने चहचहाने लगी थी, चारों तरफ स्वच्छ हवा बहने लगी थी, और उसकी वजह से प्राणियों में एक तरीके से नई जान आ गई थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ और सड़कों पर वाहन आए, प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा, बढ़ता गया और भारी काफ़ी हो गया। और अब कहा जा रहा है कि पराली जलाने की वजह से प्रदूषण फैल रहा है। तो पराली एक कारण है, और वो बहुत छोटा कारण है जिसको रोका जाना चाहिए, ज़रूर रोका जाना चाहिए, लेकिन उससे बड़े बड़े जो कारण हैं उन्हें भी रोका जाना चाहिए। साल भर उड़ने वाली धूल, मिट्टी की धूल जो विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सड़क निर्माण और अन्य वजहों से उड़ती हैं, वह भी प्रदूषण की वजह बनती हैं। वाहन भी बनते हैं, कल कारखाने भी बनते हैं, बहुत सारे कारखाने ऐसा प्रदूषण फैलाते हैं जिसका स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जिस तरह अभी पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अगर इसी तरह जो है प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और कारखानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए तो ऐसी नौबत ना आए। यह हाय तौबा तब मचती है ठंड के दिनों में, जब वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो धूल कण हैं, धुएँ हैं, ये सब बहुत नीचे आ जाते हैं सतह पे, और एक फॉग बन जाता है, सबको मिला के जो है धुआं, धूल सारा सब कुछ मिला के फॉग बन जाता है, और फिर विजिबिलिटी, दृश्यता बिल्कुल कम हो जाती है, और फिर उससे आँखों में जलन और दुनिया भर की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हो जाती हैं। फिर जो है हम तरह तरह के उपाय ढूंढने में लगते हैं, और कुछ दिनों बाद जब ये समस्या दूर हो जाती है, नमी कम हो जाती है और ये प्रदूषण के कण जो है थोड़ा वायुमंडल में ऊपर चले जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि इनकी वजह भी और कोई थे
जिन पे हमने कोई कार्रवाई